ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो वेरेकोसील और हाइड्रोसील बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तमाम बॉयज़ इस वीडियो को सुनने के बाद अपने टेस्टिस को फ़ील करना कि किस-किस को वेरिकोसील है, किस-किस को हाइड्रोसील है। और ख़ुसूसन अगर आपने आर्म फोर्सेस के अंदर जाना है तो ये चीज़ें आपकी लाज़मी चेक की जाएँगी। टेस्टिस के मुतालिक तो वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है ना, ठीक है? अब वो कहता है कि वेरिकोसील में मतलब वेरिकोज़ हमारे पास क्या था? वेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ था ना? टाँग के ऊपर हमारे कहते हैं ना वेरिकोज़ वेन क्या होती है? तो वहीं से याद कर लो कि हमारे पास टेस्टिस के पास जो वीनस होता है ना, वो हमारे पास होता है पेम्पीफार्म प्लेक्सिस, ठीक है? तो टेस्टिस के ऊपर हमारे पास होता है पेम्पीफार्म वीनस प्लेक्सिस। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये कहने की अगर इस प्लेक्सिस की हमारे पास डायलिटेशन हो जाए, ठीक है? किसी भी वजह से, जो कि हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्क के अंदर बेसिकली ये रन करती है ना पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ द वेन, तो ये बेसिकली हमारे पास रेफ़र करता है वेरिकोसील में। अब ये क्या हो सकता है? क्यों हमारे पास डायलिटेशन हो सकती है? हो सकता है वेन्स के अंदर जो वाल्व होते हैं वो इनकम्पिटेंट हो, तो वीनस वाल्व्स जो है ना वो हमारे पास क्या होंगे एब्सेंट हों कुदरती तौर पे, या फिर अगर प्रेज़ेंट भी हैं तो वो किसी भी पैथोलॉजी की वजह से हमारे पास क्या हो जाएँ, इनकम्पिटेंट हो जाएँ, ठीक है? इनकम्पिटेंट जो है ना वो वाल्व हमारे पास करते हैं, और ये मोस्टली प्रोक्सिमल टेस्टिकुलर वेन्स के अंदर आपको दिख जाया करता है। तो सारे मेल जो है ना वो अपनी जो है ना पहले टेस्टिस को फ़ील करे, उसके बाद अपनी स्पर्मेटिक कॉर्ड्स को फ़ील करे, और हो भी जाती है। उसके अंदर आपको यूँ करके जो है ना वो वीन्स का जो है ना एक प्लेक्सिस गुच्छा से नज़र, मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये देखो। देख रहे हैं? अब देखो पेम्पीफॉर्म फ्लेक्सिस है, और मैंने कहा था प्रॉक्सिमल टू द टेस्टिस हमारे पास अगर इसकी डायलिटेशन हो जाए तो आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है? ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मसला फिर बन जाना है। तो ये हमारे पास यूँ कह लें कि हमने आर्टीरियल सप्लाई और वीनस सप्लाई टेस्टिस की पढ़ी ना, तो वीनस सप्लाई को आपने दिमाग में रख लेना है। क्लिनिकल फीचर क्या है? मोस्ट कॉमन है इन एडोलसेंस और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो हो जाता है। जब वो सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ तब अमूमन मोस्टली लोगों को पता चलता है कि यार हमें तो वेरिकोज़ है, ठीक है? और लेफ़्ट साइड जो है ना वो ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है? क्योंकि वो लेफ़्ट साइड हमारे पास कहाँ पे जा रही थी, डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा के अंदर जा रही थी, ठीक है? और इसकी हमारे पास कह लें कि इडियोपैथिक काज़ेज़ होती हैं। कभी-कभार हमारे पास जिनको रीनल ट्यूमर्स होते हैं ना, उनके अंदर देखा गया है कि हमारे पास वेरिकोज़ वेन्स वेरिकोसील्स जो है ना बेसिकली हमारे पास आ जाती है। अच्छा, होता क्या है? इसकी वजह से हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है ना उसकी, ठीक है? रिमेंबर हम वेन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है ना, उसकी यूँ कह लें कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी हमारे पास सारे के सारे। वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो चुकी है, कुछ भी हो चुका है, तो हमारे पास वही हो जाएगा। साइन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो स्क्रोटम जो है ना अफेक्टेड साइड का वो हैंग कर जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है ये आपका स्क्रोटम है ना, तो हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास है जी लेफ़्ट साइड, ठीक है? हम सामने से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हमारे पास इसकी डायलिटेशन हो जाएगी तो पानी भर जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा, कोई भी ब्लड रह जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसको वज़न की वजह से ये वाला जो लेफ़्ट साइड का टेस्टिस है ना, ये है स्क्रोटम वाला एरिया, थोड़ा-सा नीचे आपको नज़र आ जाएगा, तो पक्का निशानी है हमारे पास ये उसकी। अब हमारे पास वो कह रहा है कि आपके पास क्लिनिकल सिनेरियो में आएगा बैग ऑफ वर्म, ठीक है? मतलब कि कीड़ों से भरा हुआ कोई बैग आपको यूँ दिख जाता है। ज जब आप फ़ील करेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि जी अंदर जो है ना वो कोई कीड़े किसी ने ब भर दिए हैं ना वैसे। तो बैग ऑफ वर्म्स जो है ना वो आपको मिल जाता है पाल्पिटेशन के ऊपर जब आप उसको खड़ा करते हैं। सुपाइन पोज़ीशन के ऊपर अमूमन ये नहीं होता, क्योंकि जब वो बंदा लेटता है ना, तो वो ईज़िली जो है ना वो ब्लड बैग फ़्लो हो जाता है। तो वो कहता है लेटता हूँ तो ठीक है, जब वो खड़ा होता है तो वहाँ पे एक आपको बैग ऑफ वार्म फ़ील हो जाया करता है। सारे बॉयज़ अपना फ़ील करके देखो, हो सकता है किसी को वेरिकोज़ सील हो तो वो आ जाए। अच्छा, अब क्योंकि लेटने के ऊपर ग्रेविटी की वज़ह से वो बैक फ्लो ईज़िली चला जाएगा, ठीक है? अब इप्सिलेटरल टेस्टिस जिसके ऊपर होता है, अगर वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए होता है वो, तो वहाँ पे एट्रोपी भी शुरू हो जाया करती है, ठीक है? तो अब इसके अंदर वो ना क्या सारे लोगों को मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है? नहीं, वेरिकोसील्स के कुछ ग्रेड्स होते हैं, तो हमारे पास उन ग्रेड्स की बुनियाद पे अगर वो जो ट्रीटेबल है तो ठीक है, अगर नहीं ट्रीटेबल तो उसको हम अनफिट कर दिया करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसने कुछ दिए हुए हैं यहाँ बुक के अंदर सब क्लिनिकल है,
ठीक है। एक हमारे पास जी सब क्लिनिकल ग्रेड है, फिर हमारे पास होता है जी ग्रेड 1 है, फिर हमारे पास है जी ग्रेड 2 है, और फिर हमारे पास है जी ग्रेड 3। सब क्लिनिकल में हमारे पास चलें कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के ऊपर हमें डिटेक्ट नहीं होता, ठीक है। आप जिस तरह मर्ज़ी उसको खड़ा करके पकड़ लें, आपको डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप उसकी इमेजिंग करवाएँगे, इमेजिंग स्टडी करवाएँगे, कोई भी सीटी करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, जिस तरह की जो भी इमेजिंग करवानी है आपने, तो उसके ऊपर आपको ये में दिख जाएगा, ठीक है। ग्रेड 1 में हमारे पास क्या था, ओनली पाल्पेबल ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब जब आप उसको आमतौर पर उसको कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन प्रॉपर करते हैं, वेलसेल्वा टेस्ट एक होता है हमारे पास, वो करवाते हैं, कफ रिफ्लेक्स करवाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रेड 2 में हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास रूटीनली जो है ना वो हमें ऑब्जर्व हो जाया करता है विदाउट नीड ऑफ वेलसेल्वा मैनोवर, ठीक है। यहाँ पे हमने वेलसेल्वा मैनोवर किया तो हमारे पास ये डिटेक्ट हुआ, यहाँ पे हमें वेलसेल्वा मैनोवर करने की ज़रूरत भी नहीं है और हमारे पास ये डिटेक्ट हो जाएगा। ग्रेड 3 में क्या होता है, विजिबल टू आई, मतलब दूर से देखते ही आपकी आँख जो है ना वो उसको विजिबल कर ले तो हमारे पास हो जाता है। ये वेलसेल्वा मैनोवर आपने कहाँ पढ़ा था? ईएनटी के अंदर आपने ना पढ़ा होगा। मतलब आप इसके अंदर मुँह और नाक को बंद करके साँस डीप ब्रेथ लेके उसको रोक लिया करते हैं। अगर अब मैं दिखा दूँ, तो ये इस तरह का कुछ आपको वेलसेल्वा मैनोवर जो है ना, वो मतलब डीप ब्रेथ लेके आप उसको रोक लिया करती हैं और उसके बाद आपको वो होता है, कैसे प्रेशर जनरेट होता है और कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, हमारे पास होता है। अब जी वेरिकोसील का आपके पास पेशेंट आ गया डॉक्टर साहब, तो अब आप इसका इलाज क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास जो है ना वो, अगर तो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, तो किसी भी इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक है तो उसे क्या चलता है, चलाओ आराम से, कोई इतना मसला नहीं है। फिर अगर तो सिम्प्टोमेटिक है तो हम सर्जिकल लाइगेशन ऑफ द टेस्टिकुलर वेन, ठीक है, वो हम कर देते हैं ताकि हमारे पास सिम्प्टोमेटिक वेरिकोसील जो है ना वो ठीक होती है। अगर सिम्पटम्स आ रहे तो हम क्या कहते हैं, सर्जिकल लाइगेशन, ठीक है। जो वेन्स ज़्यादा फूल रही हैं उसको हम पकड़ के लाइगेट कर दिया करते हैं। फिर कभी कभार हम एम्बोलाइजेशन ऑफ टेस्टिकुलर वेन अंडर द रेडियोग्राफ कंट्रोल हम कर सकते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे हमारे पास वो खराबी कर रही है वहाँ पे एम्बोलाइजेशन कर देते हैं ताकि वहाँ पे उस तरह का मसला ना एम्बोलस की फॉर्म में, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ लेप्रोस्कोपिक लाइगेशन है जो कि हमारे पास टेस्टिकुलर वेन अबव द इंगुइनल लिगामेंट जो है ना वो हम कर देते हैं ताकि वहाँ पे पूलिंग ना हो जाए, ठीक है। तो आपने लाइगेशन में लेप्रोस्कोपिक जो है ना वो हमारे पास लाइगेशंस होती हैं वो हम कर दिया करती हैं, तो इससे हमारे पास वेरिकोसील ठीक हो जाया करता है। तो इस डायग्राम को देखो, आपको यहाँ पे कौन सा नज़र आ रहा है, ये बैग ऑफ वार्म नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये लेप्रोस्कोपिकली जो है ना वो आप जाके, ठीक है, और वहाँ पे जो वेन्स है उसकी लाइगेशन कर देंगे, तो जैसे जो डायलेटेड वेन है वो लाइगेट हो जाएंगी और हमारे पास हो जाएंगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सब फर्टिलिटी और वेरिकोसील का आपस में क्या रिलेशन है, मतलब क्या वेरिकोसील वाले पेशेंट के अंदर सब फर्टिलिटी हो सकती है। देखो इसको हम देखते हैं, नॉर्मल स्क्रोटम टेम्परेचर जो है ना वो 2.5 डिग्री कम होता है नॉर्मल बॉडी से, ठीक है। सारे जो आप बॉयज़ है, आपका जो स्क्रोटम है इसका टेम्परेचर अगर आप थर्मामीटर से फील करोगे तो वो 2.5 डिग्री कम होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप ज़ुबान के नीचे रखो या बगल के नीचे रखो, ठीक है। तो या फिर रेक्टल टेम्परेचर अमूमन, ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर से हम कर लेते हैं कि हमारे पास ये 2.5 डिग्री जो है ना वो कम होगा। अब वो कह रहा है कि ये टेम्परेचर क्यों कम रखा है, ताकि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस ईज़िली हो सके। जबकि जिन लोगों को ये वेरिकोसील होता है उनके अंदर ये टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे खून होता है, खून गर्म होता है, तो वो टेम्परेचर कम नहीं कर पा रहे होते। इवन के स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर उतना ही बढ़ा हुआ है जितना रेक्टल टेम्परेचर है, ठीक है। अब बॉयज़ जितना आपके रेक्टल का टेम्परेचर होगा, आपकी वेरिकोसील है तो आपके टेस्टिस का भी टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर जो है ना वो हमारे पास काज करवा सकता है सब फर्टिलिटी, जिनको हाई ग्रेड वेरिकोसील होता है तो उनके अंदर सब फर्टिलिटी काज करवा सकता है, ठीक है। और बाकी वो कह रहे हैं हमारे पास इसकी कुछ एविडेंस भी बनी, वेरिकोजिलेक्टमी जो है ना हमारे पास सीवन की क्वालिटी को जो है ना इम्प्रूव करवा सकती है, बाकी बच्चों वाली बात है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी हाइड्रोसिल, ये था वेरिकोज वेन से याद कर लो कि पेम्पीफॉर्म फ्लेक्सिस ऑफ वेन होता है, क्योंकि स्टूडेंट हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल को अमूमन वाइवा के अंदर जाके कंफ्यूज करके आ जाया करते हैं, जो कि बहुत एक बुरी चीज़ है। अब हमारे पास है जी हाइड्रोसील।
हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी है। तो अब नॉर्मल कलेक्शन ऑफ दी सीरस फ्लूइड हो जाता है, ठीक है। सीरड फ्लूइड्स की अब नॉर्मल कलेक्शन इन दी ट्यूनिका वेजिनैलिस, प्रोसेस वेजिनैलिस, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोसेस वेजिनैलिस है, जो कि टेस्टिस के गिर्द एक लेयर है, ठीक है, जिसको हम ट्यूनिका भी कह देते हैं ना, तो वो हमारे पास यही है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फ्लूइड के अंदर जो देखेंगे आप, एक तो आपको एल्ब्यूमिन नज़र आएगा, ठीक है, साथ में आपको क्या मिलेगा, फाइब्रिनोजिन जो है ना वो आपको फाइब्रिनोजिन आपको मिल जाते हैं। और इसके जो है ना हमारे पास 4 डिफरेंट वेज़ हैं इसकी प्रोडक्शन के हाइड्रोसील के। तो हमारे पास वो कह रहा है ये हमारे पास हो सकती है प्राइमरी हाइड्रोसील हो सकती है, बताता हूँ क्या होता है, या फिर हो सकती है हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोसील, ठीक है। सेकेंडरी हाइड्रोसील हो सकती है। प्राइमरी में बेसिकली क्या होता है, डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड आया तो नॉर्मल है लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो हमारे पास अगर डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड हो, डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड, तो हमारे पास होगा जी प्राइमरी हाइड्रोसील। यहाँ पे सेकेंडरी में क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन, मतलब अब्जॉर्ब ठीक हो रहा है लेकिन वो प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ दी फ्लूइड जो है ना वो हमारे पास है, अगर हो जाए तो वो हमारे पास सेकेंडरी। ऐसे सेकेंडरी, ऐसे मतलब उसने सेक्स किया तो उसने ज़्यादा पानी निकाल लिया, तो मैंने यूँ याद किया होता है। तो हमारा एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड होता है। या फिर हमारे पास क्या है कि वो इंटरफेयर कर रहा है, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, जो लिम्फ उसके है, लिम्फेटिक वेसल, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज के अंदर कहीं ना कहीं मसला आ गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, स्क्रोटल सिस्टम। या फिर हमारे पास जो कनेक्शन है विद दी पेरिटोनियल कैविटी वाया पेटेंट वेजिनैलिस, वो हमारे पास कुछ ना कुछ जो है ना वो ख़राब हो चुका है। जो चीज़ हमारे पास कुछ है, हमारे पास कनेक्शन है जो हमारे पास ट्यूनिका वेजिनैलिस और हमारे पास उसके दरमियान आ जाती है। तो आपको किस तरह इसका डिटेक्शन होगी, हमारे पास एक टेस्ट होता है ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर से लाइट पास करते हैं, अगर दूसरी तरफ से लाइट नज़र आ गई तो इसका मतलब ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव है। तो हमारे पास यहाँ पे हम ट्रांस इल्यूमिनेशन जो है ना वो टेस्ट करते हैं हाइड्रोसील के लिए। और इसके अंदर कभी कभार इतना वो गहरा पानी भर जाता है कि हमारे पास कि वो टेस्टिस भी हमें इम्पल्पेबल हो महसूस होते हैं, मतलब वो हमें हाइड्रोसील पूरे का पूरा इस पानी जो है ना वो इसको कवर कर लेता है और टेस्टिस कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ जाए तो ये ख़तरनाक कंडीशन है। तो इट इज़ पॉसिबल टू गेट अबव द स्वेलिंग ऑन दी स्क्रोटल एग्जामिनेशन, जब आप स्क्रोटम की एग्जामिनेशन करते हैं तो आप स्वेलिंग से ऊपर तक चले जा सकते हैं, ठीक है। स्वेलिंग जो है ना बेसिकली हमारे पास पेनलेस होती है, बस उसको होता है कि फील हैवी हैवी हो रहा है, ठीक है। और 5% जिन लोगों को हमारे पास इनग्वाइनल हर्निया होते हैं ना, उनके अंदर देखा कि हाइड्रोसील जो है ना वो हमारे पास हो सकती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये वाली एक डायग्राम देख लो, ठीक है। अब इसके अंदर ये नॉर्मल है और यहाँ पे देखो आपको पानी नज़र आ रहा है। तो जिन बॉयज़ को लग रहा है कि उनको हाइड्रोसील है, वो क्या करें, एक टार्च लें और अपने टार्च से यूँ मार के देखें, अगर तो वो ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपको हाइड्रोसील है। इसकी वजह क्या है, या तो हमारे पास डिफेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड आ गया नॉर्मल लेकिन वो ऑब्जॉर्व नहीं हो रहा, या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड है, या लिम्फेटिक है, या फिर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट करेंगे तो आपके पास वो सारे का सारा। अब कुछ लोग इसको जो है ना वो कहते हैं कि ये इनग्वाइनल हर्निया भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं, हम जेंटली जो है ना वो इसको जो है ना वो टेस्टिस को पकड़ के यहाँ से पल्पेट करके नीचे खींचते हैं। तो अगर तो स्वेलिंग मूव कर जाए डाउनवर्ड और स्वेलिंग बिकम लेस मोबाइल, तो हमारे पास ये होगा कि ये बेसिकली हमारे पास हाइड्रोसील ही है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब हमारे पास क्या रहा कि कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं हाइड्रोसील की। ये कभी कभार हो सकता है कि वो जो थैली सी है हाइड्रोसील की वो हमारे पास रप्चर कर जाए, फट जाए, या फिर वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इनटू दी हेमेटोसील हो जाए, ब्लड के अंदर जो है ना वो या फिर वहाँ पे कैल्सिफिकेशन जो है ना वो हो जाए बेसिकली। तो ट्रीटमेंट में बेसिकली हमारे पास कंजर्वेटिव है, अगर तो एसिम्प्टोमेटिक है, हमें क्यों ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्फेक्शन का तो फिर हम क्या करते हैं, सिरिंज मारते हैं और वहाँ से फ्लूइड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि नीडल एस्पायरेशन भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन है। थोड़ा सा गौर करें अपने दिमाग के ऊपर तो आप खुद ही इसकी ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं। फिर अगर बार-बार हो रहा है तो हमारे पास ओपन सर्जिकल रिपेयर है, जहाँ पे मसला है उसको हम ओपन करके सर्जिकली रिपेयर कर देते हैं।
कॉन्जेनिटल जो हाइड्रोसील है उसको हम ट्रीट करते हैं हर्नियोटमी के ज़रिए। एक्वायर्ड वाले जो हैं उनको हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं जिनको हमने इसके साथ ट्रीट करना है, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोसील अब 2 तरह के हो गए, या तो वो हो सकता है जी कॉन्जेनिटल पैदाइशी तौर पे, ठीक है, या फिर हमारे पास हो सकता है एक्वायर्ड, ठीक है। जो कॉन्जेनिटल है उसको हम हर्नियोटमी की तरह जब ट्रीट करते हैं ना, तो उसी के साथ ही हम जो है ना वो ट्रीट कर लिया करते हैं। जब जो एक्वायर्ड है इसके लिए हमारे पास 2 हैं, एक हमारे पास है जेबोलीज ऑपरेशन और एक हमारे पास है लॉर्ड ऑपरेशन, ठीक। मतलब मैं नाम लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए। एक हमारे पास होता है JBOULEYS जेबोलीज ऑपरेशन, और एक हमारे पास होता है जी लॉर्ड्स ऑपरेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सैक को एलिवेट करते हैं और इसको जो है ना वो सूचरिंग करवा दिया करते हैं, ठीक है। जो सैक है उसको एलिवेट करके उसकी सूचरिंग करवा दें ताकि वहाँ पे पानी ही ना रह सके। जबकि लॉर्ड्स ऑपरेशन में हमारे पास क्या करती हैं कि सूटेबल होती है, जब हमारे पास सैक जो है ना वो थिन वाल्ड होती है, हम क्या करते हैं ऑब्जार्वेबल इंटरप्टेड सूचर जो है ना वो हम लगाते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर, और सूचर को टाई करते हैं, ट्यूनिका जो है ना वो अटैच कर जाता है प्रॉपरली टेस्टिंग के साथ। तो यहाँ पे हम ऑब्जार्वेबल सूचर जो है ना वो इंटरप्टेड सूचर जो है ना वो हमें लगाने पड़ते हैं, तो इससे हमारे पास ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाया करती है। तो जिनको अभी तक आइडिया नहीं हुआ, तो हमने सबसे पहले ये नीडल एस्पायरेशन वाला जो है ना ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अगर ये एक दफ़ा करवाए, 2 दफ़ा करवाए, मरीज़ तंग आ जाता है बार बार करवाने से, तो इसकी वजह से फिर हम ओपन जो है ना सर्जरी करते हैं हर्नियोटमी के ज़रिए, या फिर हमारे पास जेबोलीज या फिर लॉर्ड्स होते हैं। मतलब दोनों के अंदर हमने सूचरिंग करके जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है उसको बिल्कुल टेस्टिस के साथ लगा देना होता है ताकि वहाँ पे किसी किस्म का जो है ना वो लफड़ा ना रह जाए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट। लास्ट पे हमारे पास है सिस्ट बन जाती हैं कुछ हमारे पास जो एसोसिएटेड होती हैं एपिडेडिमस के साथ। मतलब ये हमारे पास टेस्टिस है ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। टेस्टिस इसके ऊपर हमारे पास एपिडेडिमस है, तो इसके ऊपर वो कह रहा है हमारे पास कुछ सिस्ट बन जाती हैं। सिस्ट बेसिकली क्या होती हैं, इससे हम कहते हैं एपिडेडिमल सिस्ट। तो वो ये भी मैं बता देता हूँ कि ये बेसिकली क्लियर फ्लूइड की स्वेलिंग होती है ओवर द एपिडेडिमस। मतलब आपको अगर एपिडेडिमस के ऊपर एक फ्लूइड की जो है ना वो थोड़ी सी नज़र आ रही है इन सिंपल वर्ड, तो हमारे पास वो होती हैं। कॉमन होती है सिस्टिक डिजनरेशन ऑफ द एपिडेडिमस की वजह से हमारे पास हो जाती है, मिडिल एज के अंदर होती है, बाईलेटरल दोनों के ऊपर हो सकती है, ठीक है। यूँ लगता है जैसे अंगूर नहीं होता, अंगूरों का गुच्छा, ठीक है, तो यूँ कभी कभार जो है ना अंगूरों की तरह आपको लटकी हुई ये मिल जाती है, ठीक है। और इसके अंदर वो कह रहा है ट्रीटमेंट क्या होती है, हम एस्पायरेशन इसके लिए हमें करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये मल्टी लोक्यूलर होती है, तो ऑक्सीजन कर देते हैं अगर ये हमारे पास अमूमन चलता रहता है, लेकिन अगर मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ हो तो हम इसकी ऑक्सीजन करवा देते हैं। अच्छा, फिर लास्ट में हमारे पास होता है स्पर्मेटोसील। स्पर्मेटोसील ये बेसिकली क्या होता है, ये इसी की जो है ना वो कह लें कि एपिडेडिमल सिस्ट की एक तरह से कह लें कि बहन है, ठीक है। मतलब ये भी यूनिलेटरली होती है, और एपिडेडिमल हेड अबव एंड बिहाइंड द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस इसके अबव एंड बिहाइंड द अपर पोल ऑफ द, उसके पीछे वाली साइड पे जो है ना आपको अपर पोल के ऊपर मिलेगी। ये ट्रांसल्यूमिनेट होता है, फ्लूइड जो होता है ना उसके अंदर स्पर्मेटोज वो आपको नज़र आ जाते हैं, इसी वजह से उनको कहते हैं स्पर्मेटोसील, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ नज़र आ जाते हैं जो कि हमारे पास रिजेंबल करते हैं वाटरी अपीयरेंस के साथ। ट्रीटमेंट में क्या, अगर स्मॉल है तो इसकी ये ट्रीटमेंट, अगर लार्ज है तो हम इसको साइज या हम इसको कहते हैं कि एस्पायरेशन भी कर देते हैं। तो मैं स्पर्मेटोसील की अगर आपको मेरे पास एक डायग्राम थी यार, ठीक है, तो ये देखो, मतलब उसी तरह की फोड़ी अगर अपर एंड बिहाइंड द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस आपको नज़र आ रही है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये फोड़ी सी नज़र, इसके अंदर जब आप देखते हैं तो आपको स्पर्मेटोजोआ, मतलब जो इनिशियल स्पर्म होती हैं वो भी कुछ ना कुछ नज़र आ जाए, तो इसका मतलब ये हमारे पास होता है जी स्पर्मेटोसील। तो दैट्स ऑल अबाउट। लास्ट में हमारे पास रह गया है कुछ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, उसको मैंने डिस्कशन करना है, और हमारे पास उसकी सेमिनोमा, नॉन सेमिनोमा, और कुछ हमारे पास गैंग्रीन्स रह गई हैं, वो मैं डिस्कशन करके हमारा ये यूरोलॉजी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अभी किसी ने अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो वो यहाँ से इसका ले सकते हैं। थैंक यू। और प्लीज़ वाइज अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जो गर्ल्स हैं वो अपने जो औलादे नरीना हैं उनकी, और इवन अपने हस्बैंड है उनका भी टेस्टिस चेक करती रहा करें, कहीं उनको वेरिकोसील या हाइड्रोसील तो नहीं है, ये ना उनको वेरिकोसील हो और वो बाद में इनफर्टेलिटी या सब फर्टेलिटी के साथ प्रेजेंट करें, तो फिर काम ख़राब हो सकता है आपके लिए भी। शर्माना नहीं होता,
अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ अपने बेटों को, अपने शोहर के टेस्टिस को चेक करती रहा करें। थैंक यू।